जय हिंद दोस्तों। मैं आदर्श कुशवाहा मंथन कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का पहला सेट रसायन विज्ञान, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। और ये पार्ट 1 होगा इस लेसन से संबंधित, और इसके जस्ट बाद पार्ट 2 आएगा। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होंगे और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें, तो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल बिल्कुल है वो हम लोग एक साथ संग्रहित करके आपको दे रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 इसका देखना चाहते हैं जो भी, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम आपके पास वीडियो को पहुंचा सकें। तो चलते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि श्वसन एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है। चूंकि ऑक्सीकरण ऑप्शन नहीं दिया है, ऑक्सीकरण के जगह पे हम लोग उपचयन का भी प्रयोग करते हैं। उपचयन भी कहते हैं ऑक्सीकरण को, तो उपचयन भी नहीं दिया, अपचयन दिया है। तो कैसी अपक्रिया होगी, तो ये होगी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। चूंकि ऑप्शन नंबर इसका सी है, सही है, ऑप्शन नंबर सी। चूंकि आज थोड़ा मार्कर स्लो चल रहा है तो इसलिए हम इसको बस ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब ग्लूकोज का पाचन होता है, ग्लूकोज का पाचन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पच के CO2 जल और ऊर्जा बनता है, जो ATP के रूप में संचित रहती है। ATP यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP के रूप में संचित रहते हैं। तो जब भी प्रतिफल में आपको प्लस में ऊष्मा, ऊर्जा, कैलोरी, जूल ये सब मिले तो हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया उसको लेते हैं। तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी। श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उपचयन वह अपक्रिया है जिसमें, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि उपचयन वह अपक्रिया है जिसमें होता है। देखिए, उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण पे बोले हैं कि ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है कि हाइड्रोजन का वियोग होता है। जब ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का वियोग होगा। और तीसरा ऑप्शन भी सही है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? त्याग होता है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया में तीनों होता है, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉनों का त्याग, तीनों होता है। यानी इसका सही आंसर है डी नंबर, सभी पे मारेंगे। और ये उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। तो तीनों का। इसके विपरीत अगर अपचयन रहता या अवकरण रहता तो ऑक्सीजन का वियोग होता, हाइड्रोजन का योग होता और इलेक्ट्रॉनों के त्याग की जगह पे इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। जब मैग्नीशियम के फीता को, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ है। तो जानते हम लोग मैग्नीशियम के फीते को जब जलाया जाता है तो उसकी जो लौ निकलती है वो चमकीले उजाला के साथ जलती है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे 2 नंबर में पूछता है कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों करते हैं। तो इसका भी यही आंसर होगा कि मैग्नीशियम पर जब ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद उससे अभिक्रिया नहीं हो पाती है। जैसे डायरेक्ट ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अच्छे से जलता नहीं है, तो जब उसे रेगमाल से साफ करते तो ऑक्साइड हट जाता है और वह चमकीली लौ के साथ जलती है, चमकीले उजाला के साथ जलती है। तो इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसे अभिक्रिया है। तो साग सब्जियों का विघटित होकर यानी उसका अपघटित होकर कंपोस्ट बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, चूंकि उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो इसका सही आंसर है ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे कि बुझा हुआ चूना कौन है। बुझा हुआ चूना कौन है इसमें, तो इसके लिए हम चलते हैं एक ब्लैंक पेज पे, आपको समझाएंगे चूंकि इस पे मार्कर अच्छे चल नहीं रहा है। तो ब्लैंक पेज पे समझिए कि कली चूना, जैसे हम लोग जानते हैं कि CaO, इसके कहने का मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड को, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कली चूना कहते हैं। और कली चूना को सूखा हुआ चूना भी कह सकते हैं हम लोग, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और इसको जब हम लोग डालते हैं जल में, तो जल में डालते हैं तो ये जल में डालने से, चूंकि प्रॉपर मार्कर चल नहीं रहा है तो हम धीरे से इसको लिख रहे हैं। चूंकि जल में डालने से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaA है, OH का, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, बस लिख के इसको समझा देते हैं। OH का
होल्टाइज लगता है। होल्टाइज इसलिए लगता है कि हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी सूखा हुआ चूना जब जल के साथ अपक्रिया करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें से उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा, हीट निकलता है। यहाँ पे प्लस में उष्मा होगा। तो जब हम लोग बात करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को सूखा हुआ या कली चूना कहते हैं, ये जल है, और इसी को बुझा हुआ चूना कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर होगा, चलिए पेज पे चलते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, 5 का सी नंबर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो कभी भी लाल तप्त आयरन पर डायरेक्ट जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो उससे बनेगा Fe3O4। Fe3O4, चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि जलवाष्प प्रवाहित करने पर वो गैस अवस्था में रहता है, तो इसको भी थोड़ा सा ब्लैंक पेज पे समझने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। चूंकि प्रॉपर मार्कर जब मंगाए हैं तो उससे चलेगा, बेहतरीन तरीके से वीडियो को समझा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जैसे कह रहे हैं कि लोहा है, तो लोहा का Fe, और लोहा जब भी ठोस अवस्था में है तो S लिख देते हैं इसको, और जब भी अपक्रिया करेगा तो अपक्रिया किससे करता है? तो गर्म यानी वाष्प से अपक्रिया करता है तो H2O लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी अवस्था दर्शाना होगा आपको। H2O जल हो गया, लेकिन ये जलवाष्प है, तो जलवाष्प के लिए अवस्था में आप गैस लिख दीजिएगा। इससे पता चलेगा कि इसकी अवस्था गैस के रूप में अपक्रिया कराया गया। और जब भी गैस के रूप में, यहाँ पे जी लिखे हैं, और गैस के रूप में जब अपक्रिया होगी लोहा की, तो तीर चिन्ह के बाद क्या बनेगा? तो इसको नीचे समझा रहे हैं, ये बनेगा Fe3O4। तो Fe3O4 बनेगा, और इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। इसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है, चूंकि धातु जल से अपक्रिया करता है, क्रियाशील धातु है, लेकिन जब इसको जलवाष्प से अपक्रिया करते हैं तो ये हो जाता है मुक्त। यहाँ से कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। देखिए कभी कभी ऐसे पूछ जाता है कि इस समीकरण को संतुलित करिए। एक बार और ध्यान से, ये लोहा है, यानी तप्त लोहा पर अगर जलवाष्प प्रवाहित करेंगे, जलवाष्प मतलब गैस की अवस्था में रहेगा, और प्रवाहित करेंगे तो बनेगा Fe3O4, और यहाँ से कौन सा गैस मुक्त होगा? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन जब भी गैस निकलता है तो हम लोग तीर चिन्ह क्या लगाते हैं? ऊपर लगाते हैं। और इस अपक्रिया को संतुलित करने के लिए भी पूछा है कई बार, तो संतुलित करने में देखिए लोहा 3 है, तो यहाँ पे हम लोग आगे 3 लगा लेते हैं। चलिए 3 हो गया, उसके बाद से लोहा 3 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन इसमें 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कर लेते हैं 4, आगे 4 लगा लेते हैं, दूसरे मार्कर्स कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर मान के चलते हैं 4 लग गया, और 4 लगने के बाद से फिर से नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ पे भी 8 करना है, तो यहाँ पे भी आगे कितना लगा लेते हैं? 4। इस समीकरण आपका संतुलित हो गया। और संतुलित रासायनिक समीकरण में जब हम लोग देखेंगे तो इसको भी कहा देता है कि तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या बनता है, और इस रासायनिक क्रिया को समीकरण को संतुलित करें तो ये होता है आपका संतुलित समीकरण। चलिए नेक्स्ट अपने पेज पे चलते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन कौन? तो Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि निम्नलिखित में, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से परक्रम ऊष्माक्षेपी हैं? तो ऊष्माक्षेपी इसमें 2 परक्रम है। हम लोग जानते हैं कि अभी ये अपक्रिया जस्ट इससे पहले देखें कि चूने की जल के साथ अपक्रिया, तो चूना होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और जल के साथ अपक्रिया करेंगे तो ऊष्मा निकलेगा ही, तो ऊष्माक्षेपी ये भी है। और अम्ल का तनुकरण, जब भी जैसे अम्ल का हम लोग तनुकरण करते हैं, तो कोई भी अम्ल ले लीजिए, जैसे एक HCl अम्ल ले लेते हैं, और HCl अम्ल हो जाता है अगर जल में इसको डाल दिया जाए, HCl अम्ल को जल में डाल दिया जाए, तो इससे बहुत मात्रा में पहले हाइड्रोनियम आयन बनता है, और हाइड्रोनियम आयन बनने के जस्ट बाद बहुत मात्रा में उष्मा निकलती है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ये भी है, और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया दूसरा भी है। तो यानी पहला और दूसरा दोनों ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, जिसमें पहला और दूसरा ऑप्शन होगा उसको मारेंगे हम लोग। तो नीचे चलते ऑप्शन की ओर चलते अपने, तो ऑप्शन में दिया है कि पहला 1 और 2, तो ये दोनों सही, 1 और 2 वाला सही है, तो यही हो जाएगा ए नंबर, 1 और 2। चलिए 1 और 2 नंबर सही, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, कि बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अपक्रिया करके, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा,
बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अपक्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड निर्मित करता है। यह अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? तो देखिए इसमें दो चीज़ है कि बेरियम क्लोराइड था पहले और अमोनियम सल्फेट था। तो बेरियम क्लोराइड का हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, BaCl2 हो जाएगा। बी मार्कर में दिक्कत है थोड़ा सा, BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड किससे अपक्रिया करेगा? अमोनियम सल्फेट से। अमोनियम कहेगा तो NH4, अमोनिया कहेगा तो NH3। तो अमोनियम सल्फेट NH4SO4 का होल ट्वाइज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, NH4 अमोनिया है तो NH4 और इस पे लगेगा पूरा होल ट्वाइज, और सल्फेट है तो SO4, क्योंकि सल्फेट की संयोजकता 2 और अमोनियम की 1। तो अपक्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो रासायनिक अपक्रिया एक साथ होगी। पहले तो द्विविस्थापन अपक्रिया भी है ही, और द्विविस्थापन अपक्रिया के साथ साथ ये अवक्षेपण अपक्रिया भी, चूंकि अवक्षेप बना है तो इसमें हम लोग पहला विस्थापन अपक्रिया नहीं होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया होगा। चलिए, अवक्षेपण अपक्रिया दूसरा और द्विविस्थापन अपक्रिया चौथा। तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा और चौथा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं दूसरा और चौथा किसमें दिया है। तो डी नंबर ऑप्शन देखिए, डी नंबर ऑप्शन में दिया है दूसरा और चौथा, तो ये सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु अम्ल से अपक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? ये बहुत आसान सवाल है कि धातु गैस से अपक्रिया करेगी, धातु अम्ल से अपक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। कोई भी धातु जो क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हो वही अम्ल से अपक्रिया करती है, और अम्ल से अपक्रिया करने के बाद से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। वे धातुएं जो अम्ल से अपक्रिया क्रियाशीलता में नीचे है वो अम्ल से अपक्रिया नहीं करती, जैसे कापर हो गया, पारा हो गया, लेड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, तो ये सब अपक्रिया नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में रेडॉक्स अपक्रिया कौन है? तो रेडॉक्स अपक्रिया में आप जानते हैं यहाँ पे एक अपक्रिया देखिए, रेडॉक्स अपक्रिया में हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का या तो वियोग हो या ऑक्सीजन का योग हो। कहने का मतलब कि ऑक्सीकरण और अवकरण अपक्रिया जब साथ साथ होती है तो उस अपक्रिया को हम लोग कौन अपक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया में ये वाला जो अपक्रिया है कैल्शियम, ये वाला अपक्रिया, तो इसमें देखिए इस वाले अपक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन था पहले, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से कैल्शियम जब दूसरे जगह गया कैल्शियम क्लोराइड बनाया है तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन निकल गया है, और दूसरी बात कि अगर कैल्शियम इससे ऑक्सीजन निकला और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब इसमें ऑक्सीजन का हो गया, जुड़ गया। तो एक में ऑक्सीजन निकला है और एक में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा है वो ऑक्सीकरण और जिसमें निकला है वो अवकरण अपक्रिया, और ऑक्सीकरण अवकरण अपक्रिया दोनों साथ साथ हो रही है। इसलिए सी नंबर जो है ये हमारा रेडॉक्स अपक्रिया है। रेडॉक्स अपक्रिया को हम लोग हिंदी में सेटी वाले बुक में दिया है उपापचय अपक्रिया, तो उपापचय या रेडॉक्स अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है कौन ताप कहलाता है? ज्वलन ताप। अगला क्वेश्चन होता है 12 नंबर कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं कि पदार्थ के अनुस्वारता का नियम बना रहे, और यह पदार्थ के अनुस्वारता के नियम पर आधारित है। लवाजे ने दिया था पदार्थ के अनुस्वारता का नियम, और इसी के आधार पर कोई भी पदार्थ जितना लेते हैं उतना ही बनता है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कर लेने से पदार्थ के अनुस्वारता के नियम का पालन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अव्यय है? तो हम लोग जानते हैं कि ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन C4H10, और इसके साथ साथ ब्यूटेन के साथ साथ हम लोग एथाइल मार्केप्टन मिलाते हैं जो दुर्गंधित करता है, मतलब कि गैस का रिसाव को पता लगाने के लिए हम लोग एथिल मार्केप्टन का मिलाते हैं। ब्यूटेन उसका मुख्य अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर, तेल को सुरक्षित रखने या चिप्स के पैकेट में चिप्स को सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। बहुत लंबे समय तक चिप्स को रखना है, चाहे किसी को ताजे पदार्थ को रखना है तो नाइट्रोजन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बखरा चूना के जलीय विलयन दीवारों की पुताई करने से दीवार का चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब भी बखरा चूना यानी सूखा चूना को जब जल मिलाते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट सादा पेज पे इसको समझा देते हैं। हुआ जब कैल्शियम ऑक्साइड था और कैल्शियम ऑक्साइड में हम लोग क्या मिलाए थे? जल मिलाए थे। तो जल मिलाने से जल H2 जल मिलाने से क्या हुआ था? बुझा हुआ चूना हो गया था, और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का। मार्कर बहुत दिक्कत कर रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए मार्कर के साथ आएंगे। CaOH का होल ट्वाइस, और ये होल ट्वाइस जो होता है ये होता है बुझा हुआ चूना। इसी बुझे हुए चूने को क्या करते हैं हम लोग? बुझे हुए चूने को जब दीवार पे मारते हैं तो ये होता है बुझा हुआ चूना कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस। और बुझे हुए चूने को हम लोग जब दीवार पे मारते हैं तो इसमें वायुमंडल से वो लेता है CO2। वायुमंडल से क्या लेता है? CO2। और CO2 लेता है, और CO2 लेने के जस्ट बाद वायुमंडल से ले लिया CO2, और CO2 लेने के जस्ट बाद बनाता है दो चीज। क्या क्या बनाता है? तो वो बनाता है, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, बनाता है CaCO है O3 CaCO3, जिसको हम लोग चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, चूना पत्थर संगमरमर भी बोल सकते हैं। और ये बनने के साथ साथ इसमें से जलवाष्प बन के उड़ जाता है, जलवाष्प बन के उड़ जाएगा। तो इस अभिक्रिया को थोड़ा सा सही से नहीं लिख पाएगा, लेकिन इसको समझा देते हैं तब समझ आ जाएगा कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, कौन चूना होता है? बगरा चूना, इसको किस में मिला दिए? जल में, तो ये हो गया बुझा हुआ चूना। ये बुझा हुआ चूने का सूत्र है। और बुझे हुए चूने को हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग जब दीवारों पे सफेदी करने के लिए कर देते हैं तो ये सूखता है कुछ देर के लिए, तो ऐसे ही रहेगा। और सूखेगा तो किसकी उपस्थिति में सूखता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। और सूखने के बाद से ये बनाता क्या चीज़ है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। और जब कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, यही चूना पत्थर होता है जो चमकीला होता है, बहुत इसमें सफेदी होती है, चमकता है यही। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल वाष्प बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है। जल इसमें से वाष्प बन के उड़ जाता है। तो ये अपक्रिया थी पूरा इसको समझने के लिए कि दीवारों को पुताई करने में दीवार की चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने का कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। कौन पदार्थ बनता होगा वहां पे? तो कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ऑक्सीकारक होता है, देखिए ऑक्सीकारक वही होता है जो ऑक्सीजन को देने का गुण रखता है। ऑक्सीजन को देने का गुण रखता है, तो ऑक्सीजन को देने का गुण रखेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण रखेगा? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला ऑक्सीकारक होता है। तो इसका सही आंसर है कौन? ए। 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि लोहा जो है कॉपर सल्फेट से अपक्रिया करके फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट बनाता है। ये किस प्रकार की अपक्रिया है? तो इस अपक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया। हम लोग जानते हैं कि लोहा ज्यादा क्रियाशील है, क्रियाशीलता में कॉपर से ऊपर होता है, और ये कॉपर को विस्थापित कर देता है, और कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना देता है। इससे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है? इसका सही आंसर एकल विस्थापन अपक्रिया। तो हम बता दें कि इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे के कील डालने से, एक कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है आपका, और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कौन सा कील डालना है? लोहा के कील डालने से क्या होता है? तो फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है। तो पहले इसका रंग होता है नीला, और नीले रंग गायब होके हो जाता है हल्का हरा या भूरे कलर का। तो इससे ये होता है कि ये विस्थापन अपक्रिया के कारण होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये विस्थापन होगा, और कौन विस्थापन होगा? तो एक को हटाएगा तो एकल विस्थापन, तो एकल विस्थापन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 की अपक्रिया Fe2O3 और CO, Fe और CO2 में कौन सा अकारक है? अकारक कौन होता है? तो ऑक्सीकारक होता है ऑक्सीजन को देने वाला, और अकारक होता है ऑक्सीजन को लेने वाला। पहला CO जो यहाँ पे है, CO के पास ऑक्सीजन नहीं था, मतलब एक ऑक्सीजन था, लेकिन अब ऑक्सीजन कितना हो गया? दो। तो यानी ऑक्सीजन CO लिया है, तो इसमें अकारक कौन हो जाएगा? तो अकारक हो जाएगा CO। कौन हो जाएगा? अकारक CO इसलिए हो जाएगा कि उसने ऑक्सीजन लिया, और जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 19 नंबर।
निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होने के लिए प्रतिफल में प्लस ऊष्मा होनी चाहिए, तो प्रतिफल में प्लस ऊष्मा एक ही अपक्रिया में दिख रहा है बी नंबर, तो ये हो जाएगा कौन अपक्रिया हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है? एक बार और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में कौन सा अवकारक का गुण प्रदर्शित? तो ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन दे सके, तो ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीकारक और ऑक्सीजन लेने वाला, तो इसमें ऑक्सीजन सभी दे सकता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड है यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, जो ऑक्सीजन नहीं दे पाता है दे सकता है, ऑक्सीजन है नहीं इसके पास, तो ये ऑक्सीकारक अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है या क्या कहते हैं? तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं संक्षारण। लोहे पर जंग लगना, जंग लोहे पर लगता है तो लोहे पर संक्षारण जो होता है उसको जंग कहते हैं, या लोहे पर जंग जो लगता है उसको संक्षारण कहते हैं। और खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होकर दुर्गंधित हो जाना विकृत गंधिता कहलाती है। और विकृत गंधिता विस्थापन एक अपक्रिया होती है जो किसी कम क्रियाशील तत्व को अब उसके लवण से क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। तो संक्षारण इसका सही आंसर है। और थोड़ा सा मार्कर की गड़बड़ी के चलते आज वीडियो में लॉन्ग चला गया, तो जल्दी जल्दी समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।